हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्रेजीएस्ट बायोलॉजी क्लास, जहां हम बड़े मस्ती और बड़े फन के साथ में पढ़ाई करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। और हाँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप भी बिल्डिंग अच्छे से बना सकते हैं। घबराओ मत, मैं यहाँ पे आपको ईंट और पत्थर से बिल्डिंग नहीं बनाना सिखाने वाली। आपने सुना ही होगा, अगर बेस अच्छा होता है तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। और एंजाइम्स आपके बायोकेमिस्ट्री का बेस है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस है। तो अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो आप आगे की चीजें भी अच्छे से कर पाएंगे, आगे की जो बिल्डिंग है वो अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। तो सबसे पहली बात, इसका नाम एंजाइम किसने रखा? जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारा नाम रखते हैं, सीता, मीता, राधा, मोहन, गीता, कैलेंडर, पैलेंडर, सिलेंडर, जो भी कुछ रखना हो। तो वैसे ही एंजाइम का नाम एंजाइम किसने रखा? 1878 में एक महाशय थे जिनका नाम था फ्रेडरिक विलियम कुहने। उन्होंने इस मॉलिक्यूल का नाम क्या रखा था? एंजाइम रखा। अब एंजाइम होते क्या है? सो एंजाइम आर बेसिकली बायोकैटलिस्ट which accelerate the rate of reaction without changing themselves। बड़े चलाक हैं, अंग्रेजों की तरह होते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया था हमारे साथ, याद करो, डिवाइड एंड रूल। यानी कि क्या, कोई आग लगी है तो उसमें घी डालो। दो लोग लड़ रहे हैं तो साइड में खड़े होकर के थोड़ी सी आग लगा दो, उसमें ऐसी आग लगा दो कि वो लड़ाई वॉर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये काम किया था अंग्रेजों ने हमारे साथ में। तो यही काम एंजाइम भी करते हैं। कोई रिएक्शन चल रही है, उसमें घुस के उसको इतना स्पीड अप कर दो, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर दो और साइड में खड़े हो जाओ। खुद में कोई बदलाव नहीं लाना, दो लोगों को एकदम स्पीड अप कर देना। तो ये काम होता है एंजाइम का, और इन्हीं को कहते हैं हम एंजाइम। ऐसी चीजें जो किसी भी रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं विदाउट चेंजिंग देमसेल्व्स, उसे एंजाइम कहा जाता है। अब एंजाइम का केमिकल नेचर क्या है? या तो ये प्रोटीन से बने होते हैं, कई बार प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन प्लस ऑर्गेनिक पार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, यहाँ पे एंजाइम दो चीजों से मिलकर बना है। किससे? एक पार्ट को हम कहते हैं एपोएंजाइम और एक पार्ट को हम कहते हैं कोएंजाइम। जो एपोएंजाइम होता है दैट इज द प्रोटीन पार्ट, जो कोएंजाइम होता है दैट इज द ऑर्गेनिक पार्ट। हाँ, समझ गई। याद कैसे रखना है बताती हूँ। सो एपोएंजाइम में एपो, ए के बाद क्या आता है? पी आता है। तो पी से आपको ध्यान रखना है ये प्रोटीन पार्ट है। कोएंजाइम में सी के बाद क्या आता है? ओ आता है। तो ओ से आपको ध्यान रखना है ये कौन सा पार्ट है? ऑर्गेनिक पार्ट है। अब ये दोस्त है, एक एपोएंजाइम है और एक क्या है? कोएंजाइम। अब जब ये बेचारे अकेले अकेले रहते हैं तो पार्टी नहीं कर सकते। अकेला इंसान भला कोई पार्टी करता है क्या? खुद ही केक काट रहे हैं, खुद ही पार्टी में जा रहे हैं, खुद ही डांस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एपोएंजाइम अकेला है, किसी काम का नहीं। कोएंजाइम अकेला है, किसी काम का नहीं। लेकिन जब ये दोस्त मिल गए, एपोएंजाइम और उसका दोस्त कौन मिल गया? कोएंजाइम, तो फिर क्या होती है? पार्टी होती है। ये मेरा दोस्त, ये मैं, ये दोनों मिल गए तो क्या हो गए? पार्टी होती है। सो जब भी एपोएंजाइम कोएंजाइम के साथ में मिल जाता है तो बन जाता है होलो एंजाइम, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंजाइम या फिर एक्टिव एंजाइम। सो जब होलो एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम है, तभी वो काम कर सकता है, अकेला अकेला काम नहीं कर सकता है। डन। तो अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? इट हैज अ कोलाइडल नेचर। आपने फॉग के बारे में तो सुना ही होगा, जब वो छिड़कने वाला फॉग नहीं, परफ्यूम की बात नहीं कर रही हूँ। ठंडी के समय में क्या होता है? कोहरा आ जाता है। कोहरा होता क्या है? बेसिकली टाइनी वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। दैट इज कॉल्ड दी कोलॉइड। तो वैसे ही एंजाइम का भी कोलॉइडल नेचर है। ना तो ये प्रॉपरली पूरी तरीके से डिफ्यूज हो जाते हैं, जैसे शक्कर और सॉल्ट डालो पानी में कैसे पूरे इवनली डिफ्यूज हो जाते हैं, ना तो ये इवनली डिफ्यूज होते हैं, ना ये इकट्ठा होकर नीचे सेटल डाउन होते हैं। ये क्या करते हैं? सॉल्यूशन में पूरे सस्पेंडेड रहते हैं। इसकी वजह से ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। सो क्या प्रॉपर्टी हो गई? इट हैज अ कोलाइडल नेचर। ये पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड होते हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इट हैज अ कैटालिटिक नेचर, यानी कि ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं बिना खुद को इन्वॉल्व किए। सिर्फ जाएंगे,
इसको गाइड कर देंगे, अच्छा इधर से ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, चुपचाप खड़े रहेंगे। तो ये काम है इनका किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देना। अब आपने सुना होगा ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। क्या आपको मालूम है अगर एंजाइम टेक पार्ट नहीं करेंगे आपके डाइजेशन में तो आपके डाइजेशन को कम से कम 3 से 4 महीने लग सकते हैं पूरा खाना पचने में, लेकिन एंजाइम के साथ में कुछ घंटों में ही ये काम हो जाता है। तो कैन यू इमेजिन कि एंजाइम कितना ज्यादा रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। इसलिए हम कहते हैं सारे एंजाइम का कैसा नेचर होता है, कैटालिटिक नेचर होता है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। हर एक एंजाइम की अलग अलग स्पेसिफिसिटीज होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले कौन सी है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, यानी कि क्या एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ मान लो आपको इंसान को मारना है और मान लो आपको चींटी को मारना है। अब इंसान को मारने के लिए आप चाकू इस्तेमाल कर सकते हो, क्या चाकू से आप चींटी को मार सकते हो? नहीं मार सकते। तो चाकू इज द एंजाइम व्हिच इज स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। क्या है उसका सबस्ट्रेट? इंसान। तो चाकू से इंसान मारा जा सकता है लेकिन चींटी नहीं। तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, यानी कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट है इसमें ग्रुप स्पेसिफिसिटी। तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड होते हैं उन पे एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है जो कि लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन कर सकता है और लैक्टिक एसिड से मिलता जुलता जैसे कि मैलिक एसिड है उसको भी कैटालाइज कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी। एक और एग्जांपल देख के बताती हूँ। मान लो तुम लक्ष्मण रेखा लेके आते हो जिससे चौक जिससे तुम चींटियां मारते हो, तो चींटियों के साथ साथ तुम उससे कॉकरोच भी मार सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, चींटी कॉकरोच दिखने में एक जैसे, स्ट्रक्चरली लिटिल बिट क्या है, सिमिलर है। तो एक चीज से आप दोनों को मार सकते हो। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड हो तो उस पे दोनों पे ही एक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द ग्रुप स्पेसिफिसिटी। तीसरा है आपका ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। सो आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में सुना होगा, घबराओ मत, बताती हूँ क्या होता है। सो ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि क्या, ऐसे आइसोमर जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है बट दे आर दी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जैसे कि एल फॉर्म एंड डी फॉर्म। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, जैसे कि मान लो आर्जिनिस। आर्जिनिन सिर्फ और सिर्फ एल आर्जिनिन को कैटालाइज कर सकता है लेकिन डी आर्जिनिन को कैटालाइज नहीं कर सकता। तो ये उस पर्टिकुलर एंजाइम की क्या है, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी है कि वो एक ही टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर पे एक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस आइसोमर क्या है, सिस में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड के एक ही तरफ में आपके क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, एक ही तरफ आपके ग्रुप होते हैं। तो अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड द सिस आइसोमर। If the groups are present opposite side on the double bond, that is called the trans isomer. Cis एक तरफ, trans यानी कि oppositely present हो। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के जियोमेट्रिकल आइसोमर को कैटालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूमरेज। फ्यूमरेज क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूमरिक एसिड की कैटालिसिस कर सकता है, मैलिक एसिड की नहीं कर सकता, जबकि मैलिक एसिड इज अ सिर्फ आइसोमर ऑफ फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड क्या है, ट्रांस फॉर्म है, लेकिन मैलिक एसिड क्या है, सिस फॉर्म है। फिर भी जो एंजाइम है सिर्फ और सिर्फ किसकी कैटालाइज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म की कर सकता है, सिस की नहीं कर सकता। तो दैट इज कॉल्ड द जियोमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। उसके बाद में है हीट सेंसिटिविटी, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं हीट से बड़ा डरते हैं। कुछ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो काम करेंगे, थोड़ा सा 19-20 हो, थोड़ा आपने थोड़े 3-4 डिग्री ऊपर बढ़ा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट केस एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, आप मान लो 60 डिग्री के भी ऊपर चले गए,
इन दैट केस क्या होगा, अगर आपने हाई टेम्परेचर कर दिया, बेचारे बने तो प्रोटीन से ही है, तो प्रोटीन के जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाई टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएंगे, स्ट्रक्चर खराब, तो बेचारे किसी काम के नहीं रहेंगे, उनके हंसते हंसते रास्ते लग जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई जो एंजाइम्स होते हैं दे आर हीट सेंसिटिव। बट कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, जो कि हम कहते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम, बट जनरली दे आर क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि कुछ एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट रिवर्जन इन अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट डज इट मीन, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो ए को मान लो बी में कन्वर्ट किया, वापस से बी को ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इंटर कन्वर्जन कैरी आउट कर सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्सिबल रिएक्शन भी। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को लिपिड में कन्वर्ट करता है और बाद में लिपिड को वापस से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर सकता है सेम एंजाइम, तो ये भी प्रॉपर्टी होती है उनकी। उसके बाद होती है पीएच सेंसिटिविटी, यानी कि अगर आपने बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन कर दिया एंजाइम के आसपास, तो एसिडिक कंडीशन यानी कि क्या हो गया, बहुत ज्यादा H+ पॉजिटिवली चार्ज, वो एंजाइम में जो बॉन्ड्स होते हैं उससे क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज जो ग्रुप प्रेजेंट है उससे एक्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया, एंजाइम के जो खुद के बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड वो टूट जाएंगे। अब अगर वापस से बॉन्ड्स टूट गए, स्ट्रक्चर खराब, एंजाइम डीनेचर, तो फिर एंजाइम किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव। तो ये उसके प्रॉपर्टीज थे, कौन कौन से, पहली प्रॉपर्टी कोलाइडल नेचर, यानी कि पूरे यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड होता है जिससे कि सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है काम करने के लिए। दूसरा उनका कैटालिटिक नेचर होता है, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करना विदाउट इन्वॉल्विंग दैटसेल्फ। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम एक्शन, जिसमें हमने पढ़ी थी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, यानी कि अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का ही ये कैटालिसिस कर सकते हैं। कुछ एंजाइम ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, यानी स्ट्रक्चरली अगर रिलेटेड एक जैसे कंपाउंड होंगे तो सेम एंजाइम उन दोनों सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा था ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी, जहां पे एल और डी फॉर्म ऑफ आइसोमर थे, एंजाइम सिर्फ एक ही फॉर्म को, एल फॉर्म को ही कर पा रहा था, तो दैट उसका एग्जांपल था आर्जिनेज, जो कि सिर्फ एल फॉर्म पे अटैक करता है, एल फॉर्म को कैटालाइज करता है। फिर हमने देखा था जियोमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी, यहाँ पे जो एंजाइम था फ्यूमरेज, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म पे ही अटैक कर पा रहा था, या ट्रांसफॉर्म को ही कैटालाइज कर पा रहा था, उसी के सिस फॉर्म को कैटालाइज नहीं कर पा रहा था, तो दैट इज द जियोमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। फिर इसके बाद में हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी थर्मोस्टेबिलिटी, यानी कि थर्मोलैबिलिटी, यानी कि हीट सेंसिटिव होते हैं ये। हीट सेंसिटिव का मतलब क्या है, अगर आपने बहुत ज्यादा 60 डिग्री के अबव ले गए तो इन दैट केस एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। फिर हमने एक देखा था रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि कुछ एंजाइम कैसे होते हैं, ए को बी और बी को वापस से ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसका एग्जांपल देखा था लाइपेज। उसके बाद हमने देखा था पीएच सेंसिटिविटी, यानी कि अगर पीएच बदल गया, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा आपने ऊपर नीचे कर दिया, तब भी काम बिगड़ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा H+ यानी आयनिक बॉन्ड तोड़ देंगे, आयनिक बॉन्ड टूट गए, स्ट्रक्चर खराब, फंक्शन किसी काम का नहीं रहेगा एंजाइम। सो ये सारे उसके प्रॉपर्टीज थे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और क्या नया चाहते हैं जिसपे मैं लेक्चर्स बनाऊं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके एक्टिव साइट्स के बारे में और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में।